हाय, मैं नरेंद्र सिंह कक्षा 10 के सभी छात्र छात्राओं का आज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। देखिए, कक्षा 10 सब्जेक्ट सोशल स्टडी यानी सामाजिक ज्ञान, और आज का टॉपिक है इकोनॉमिक अजम्पशन एंड प्लानिंग। और ये कितने नंबर का आएगा आज छात्र छात्राओं? 3 नंबर। वैसे तो आपकी जो सामाजिक ज्ञान विषय है इसको आप सभी जानते हैं, लेकिन एक बार में इस सामाजिक ज्ञान विषय के कुछ टॉपिक्स और वो किस तरह से आपके परीक्षा में आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इसका फ्रंट पेज है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल करीब से देखिए आप थोड़ा सा। आपने देखा इसमें कि जो इतिहास विषय है वो 20 नंबर का आएगा। इसमें आपके नागरिक शास्त्र है वो 20 नंबर का आएगा, भूगोल है वो 18 नंबर के, अर्थशास्त्र है वो 18 नंबर का, सड़क सुरक्षा 2 नंबर की, स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन ये भी 2 नंबर। प्यारे छात्र छात्राओं, कक्षा 10 के अंदर सामाजिक ज्ञान जो विषय है वो बड़ा टिपिकल सब्जेक्ट है, पर मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस को लगातार देखते रहेंगे, कोई भी चैनल कोई भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए आपसे। अगर आपने सारे वीडियो लगातार कंटिन्यू देखे तो मैं वादा करता हूँ आपसे कक्षा 10th का जब बोर्ड का रिजल्ट आएगा तब आपको एक फील होगा कि निश्चित रूप से हमारा जो समय था एकदम उपयोगी रहा, उसमें कहीं भी किसी प्रकार की आप कोताही न बरतें। इस पूरी किताब में लगभग आप देख रहे हैं 20 पाठों में इस पूरी किताब को बांटा गया है सोशल स्टडी को, और 20 पाठों को पूरा करने के लिए आपको बहुत सारे वीडियो देखने पड़ेंगे। लगातार मैं आपको वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और अब अपन सीधे आपको ले चलते हैं इस पूरी सोशल स्टडी के अंदर। जो इकोनॉमिक्स के पार्ट के अंदर जो पहला टॉपिक है उसका नाम है आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन का जो टॉपिक है वो अर्थशास्त्र वाले जो पार्ट है उसमें से आया है। मैंने आपको बताया शुरू में कि जो सोशल स्टडी की जो बुक है उसको इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र इस प्रकार से कई भागों में डिवाइड किया है। आज हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे, पहला जो अपना टॉपिक अपन उठा रहे हैं वो है आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। इस पार्ट के अंदर हम राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे, प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, और विभिन्न प्रकार की जो जीएनपी है, जीडीपी है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को जानने से पहले हमें अच्छी तरह जानते हैं कि आय एक ऐसी चीज है जो किसी भी परिवार के, चाहे सामाजिक कल्याण हो, आर्थिक कल्याण हो, चाहे उसका एक स्टेटस हो, वो हमें आय से पता लगता है। निश्चित रूप से हम ये भी जानते हैं कि केवल आय ही वो चीज़ नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि व्यक्ति संपूर्ण रूप से प्रफुल्लित रहता है, खुश रहता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें और ऐड होती है, लेकिन आय एक ऐसी चीज़ है जो सबसे पहला पैरामीटर है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी है, व्यक्ति का सामाजिक स्टेटस कैसा है, व्यक्ति का आर्थिक कल्याण कैसा हो रहा है, उसका परिवार कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, हम अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से किसी भी राष्ट्र की प्रगति के बारे में जानने के लिए, उसकी आर्थिक विकास के बारे में जानने के लिए हमें उस देश की राष्ट्रीय आय का ज्ञान होना आवश्यक है। अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय आय को ज्ञात कैसे करें, उसका अनुमान कैसे लगाएं, उसको कैलकुलेशन कैसे करें। तो इन्हीं बातों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा नहीं, क्योंकि क्लास 10th है और 10th के अंदर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उस लेवल तक नहीं पढ़ाया जाएगा। इसमें केवल आपको मोटी मोटी जानकारी दी जाएगी, और ये पार्ट भी चूँकि 3 ही नंबर का है तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा। तो देखो, किसी देश की राष्ट्रीय आय है
उससे हम किसी कंट्री के बारे में किन चीज़ों का पता लगा सकते हैं? तो सबसे पहला है स्थिति एवं प्रगति का ज्ञान। यानी कि अगर अपने को किसी देश की राष्ट्रीय आय पता है, क्या पता है? राष्ट्रीय आय, जिसको इंग्लिश में नेशनल इनकम कहते हैं। अगर आपको किसी देश की राष्ट्रीय आय का पता है, राष्ट्रीय आय की जानकारी है, तो आप उस देश की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं, उस देश की आर्थिक प्रगति का भी अनुमान लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय ज्यादा है, उसकी नेशनल इनकम ज्यादा है, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि उस देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है, अच्छा है। उसी प्रकार उस देश की आर्थिक प्रगति का भी साथ के साथ अनुमान लग जाता है कि वो देश प्रगति कर रहा है। हम ये देख सकते हैं कि अगर कोई देश लगातार हर साल हर वर्ष उसकी नेशनल इनकम बढ़ती जा रही है, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वो देश आर्थिक विकास कर रहा है, आर्थिक प्रगति कर रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। अगर उस देश की राष्ट्रीय आय गिर रही है, तो निश्चित रूप से हमारे यह समझ में आता है कि उस देश की जो राष्ट्रीय आय है वो गिरने से उस देश की आर्थिक स्थिति डामाडोल है, कोई न कोई कारण है, उस कारण देश की प्रगति भी नीचे की ओर जा रही है। तुलना, अगर हमारे को विभिन्न देशों की राष्ट्रीय आय की जानकारी है, अगर हमारे को विभिन्न देशों की राष्ट्रीय आय के बारे में पता है, तो हम उन कंट्रीज को आपस में क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय ज्यादा है, दूसरे देश की राष्ट्रीय आय उससे कम है, तो हम कह सकते हैं कि ए देश ने जिसकी राष्ट्रीय आय ज्यादा है वो ज्यादा तरक्की कर रहा है, ज्यादा प्रगति कर रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति ज्यादा सुदृढ़ है। और जिसकी राष्ट्रीय आय कम है, हम कह सकते हैं, हमको अनुमान लग जाता है और फाइनली हम ये कह सकते हैं कि कौन सा कंट्री, कौन सा देश ज्यादा प्रगति कर रहा है, कौन सा ज्यादा विकास कर रहा है, कौन सा ज्यादा उसकी स्थिति ज्यादा सही है। यानी हम तुलना कर सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लें, हम भारत और बांग्लादेश की तुलना करना चाहें, भारत और बांग्लादेश की तुलना करना चाहें, तो हम सीधे कैसे करें? हमें डेटा इकट्ठे करने होंगे, हमें जानकारी लेनी होगी भारत की राष्ट्रीय आय क्या है और बांग्लादेश की राष्ट्रीय आय क्या है। दोनों की तुलना करेंगे, जिस देश की राष्ट्रीय आय ज़्यादा है निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वो देश ज़्यादा तरक्की कर रहा है। उसके बाद सापेक्षिक योगदान। देखिए, अभी आपको अर्थव्यवस्था के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो अर्थव्यवस्था है वो उसके 3 क्षेत्र, कितने क्षेत्र हैं? 3। पहला क्षेत्र बोलना प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र क्या लिखते हैं? जो अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है किसी देश की राष्ट्रीय आय जब हम ज्ञात करते हैं, तो हम उनको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, तो इसमें वो सारी एक्टिविटीज आती है जिसके अंदर एग्रीकल्चर से संबंधित चीज, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, कृषि से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, पशुपालन से जितनी भी संबंधित चीजें हैं, मत्स्य पालन से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, वो तमाम चीजें प्राथमिक क्षेत्र में कवर हो जाती हैं। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि और कृषि से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं, उनसे प्राप्त होने वाली आय को हम प्राथमिक क्षेत्र में कैलकुलेट करते हैं। द्वितीय क्षेत्र में, इस द्वितीय क्षेत्र को कहते हैं हम, दूसरा नाम है इसका विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण का मतलब क्या होता है? जो वस्तुएं हमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होती है कच्चे माल के रूप में, किसके रूप में? कच्चे माल के रूप में, उसी को हम दूसरा रूप दे देते हैं, उसका पुनः निर्माण कर देते हैं और वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे आ जाती है? जैसे मान लीजिए कृषि के क्षेत्र से हमको गेहूं प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? गेहूं प्राप्त होता है। गेहूं को पीस करके उसका आटा बना लिया, यानी उसका नया रूप बन गया, और वो नया रूप बनते ही वो द्वितीय क्षेत्र में शामिल है। अब उस आटे को बेच करके जो इनकम प्राप्त होगी, जो आय प्राप्त होगी, वो द्वितीय क्षेत्र में काउंट होगी। रही बात कौन सी की? तृतीय क्षेत्र। अब ये तृतीय क्षेत्र आप सोच रहे हो क्या बच गया? तृतीय क्षेत्र के अंदर
समस्त प्रकार की सेवाएं शामिल की जाती हैं और इसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। सेवा, अब आप सोच रहे हैं सेवा कौन सी? सेवाओं के अंदर होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, जहाजरानी है, टीचिंग जो मैं आपके सामने कार्य कर रहा हूँ ये भी सेवा का ही उदाहरण है, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, ये तमाम प्रकार की जो सेवाएं हैं ये सेवाएं तृतीय क्षेत्र में शामिल होती है। यानी इन सेवाओं से जो आय प्राप्त हो रही है वो कहाँ कैलकुलेट की जाएगी? तृतीय क्षेत्र में। मैं बात कर रहा था सापेक्षिक योगदान की। मैं किसकी बात कर रहा था? सापेक्षिक योगदान की। जब हम किसी देश की अर्थव्यवस्था का कैलकुलेशन करते हैं तो उस कैलकुलेशन के बाद में प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में तीनों का अलग अलग क्या होता है? अमाउंट आ जाता है। मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्र से जो आय प्राप्त हो रही है वह 100 रुपये होगी। कितनी? 100 रुपये। इसी प्रकार द्वितीय क्षेत्र से जो आय प्राप्त हो रही है मान लीजिए वो है 80 रुपये और ऐसे तृतीय क्षेत्र से मान लीजिए 150 रुपये की आय प्राप्त होती है। तो अर्थशास्त्रियों को और जो नीति निर्माताओं को समझ में आ जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र से 100 रुपये की इनकम हो रही है, इसका मतलब यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर 100 रुपये का योगदान दे रही है। इसी प्रकार द्वितीय क्षेत्र में, जिसको विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, उसका योगदान 80 रुपये का। तृतीय क्षेत्र का 150, यानी सेवाओं से 150 रुपये की इनकम प्राप्त हो रही है। ये इस तरह से कैलकुलेशन क्यों किया जाता है, इसका जवाब आपको चौथे पॉइंट में मिल रहा है। भावी नीतियों का निर्माण। भावी नीतियों का निर्माण। कोई भी देश, चाहे वो लोकतंत्र में हो, चाहे वो राजतंत्र में हो, चाहे साम्यवादी सरकार हो, हर देश अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाता है, नीतियां बनाता है और उन नीतियों को बनाने के लिए, भावी का मतलब भविष्य में, आने वाले पल के लिए, आने वाले सालों के लिए, आने वाले समय के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है वो कहते हैं भावी नीतियां। तो उस कंट्री को कैसे पता लगे कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्टअप करना है या जो द्वितीय क्षेत्र है उसको बूस्टअप करना है या तृतीय क्षेत्र है उसको बूस्टअप करना है। बूस्टअप का मतलब उसमें ग्रोथ करने के लिए, उसमें डेवलपमेंट करने के लिए, उसमें विकास करने के लिए, उसमें बजट का किस तरह से निर्धारण किया जाए, बजट किस तरह से डाला जाए, ये तीनों चीजें प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र जो आपने भी देखे, ये जो इससे पहला वाला था सापेक्षिक योगदान, ये क्योंकि यहाँ आपको पता लग गया क्योंकि किसी भी देश की जो भविष्य की नीतियों का जो निर्माण किया जाता है वो सापेक्षिक योगदान को देख करके किया जाता है। राष्ट्रीय आय क्यों इंपॉर्टेंट है, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ज्ञात की जाती है, उसका कैलकुलेशन क्यों आवश्यक है, ये इन चारों बिंदुओं के अंदर आपको मालूम पड़ा। स्थिति एवं प्रकृति का ज्ञान पहला हमने पढ़ा, दूसरा तुलना, तीसरा सापेक्षिक योगदान और चौथा भावी नीतियों का निर्माण। अब हम आगे चलते हैं। देखिए हमारे ये बात समझ में आ रही होगी कि राष्ट्रीय आय वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए और मैं कहूँ पूरे विश्व के लिए राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन आवश्यक है। जब राष्ट्रीय आय इतनी इंपॉर्टेंट है तो हमें उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, हमें उसकी परिभाषा आनी चाहिए, हमें उसका ज्ञान होना चाहिए कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसकी गणना कैसे करते हैं, क्या है राष्ट्रीय आय। ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल है। राष्ट्रीय आय क्या है? एक देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक निश्चित अवधि, जिसके कोष्टक में लिखा हुआ है वित्त वर्ष, के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें आपने देखा, और राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन आपको समझा देता हूं। इसमें एक चीज आती है सबसे पहले, देश। क्या आ रही है? देश। यानी राष्ट्रीय आय याद करते हैं हम किसी कंट्री की। दूसरा इसमें आया उत्पादन के सभी साधनों, यानी कि इसके बाद आया उत्पादन
क्या है बच्चों? उत्पादन। और उत्पादन के साथ में क्या लिखा हुआ है? साधन या साधनों। साधन के बाद में आपने गोल क्या होगा? एक निश्चित अवधि। क्या आ रहा है? एक निश्चित अवधि। निश्चित अवधि। और उसके बाद में लिखा हुआ है वित्त वर्ष। क्या लिखा हुआ है? वित्त वर्ष। फिर लिखा हुआ है उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं। मैं इसको साफ कर देता हूं थोड़ा सा। वित्त वर्ष के बाद में क्या आ रहा है? आप देख गौर कर रहे होंगे, उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, यानी कि अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। और सबसे आखिर में आप देखेंगे मौद्रिक मूल्य। क्या आ रहा है? मौद्रिक मूल्य। मौद्रिक मूल्य। मैं एक एक करके सारे टॉपिक क्लियर करता हूं। देखिए, सबसे पहले किसकी बात हो रही है? देश की बात होगी, कंट्री की बात होगी। निश्चित रूप से जब भी हम राष्ट्रीय आय ज्ञात करेंगे, नाम ही उसका क्या है? राष्ट्रीय आय, यानी राष्ट्र की आय। तो उसमें देश होना जरूरी है। देश चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, जापान हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, कोई सा भी कंट्री हो, उस देश की राष्ट्रीय आय ज्ञात करेंगे। राष्ट्रीय आय ज्ञात कैसे करेंगे? राष्ट्रीय आय कहते किसे हैं? उसकी परिभाषा चल रही है। उसकी परिभाषा के अंदर जो भी आपने शब्द देखे थे अलग से, उन शब्दों को मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। उत्पादन आपने आज तक सुना होगा साहब। उत्पादन हम में से अधिकतर बच्चे जो हैं, चूंकि हमारा देश क्या है? एक एग्रीकल्चर प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, तो हम सब किसानों के बच्चे हैं। तो हमने एक उत्पादन को क्या सुना है कि साहब खेत में सरसों इतनी पैदा हो गई, चावल इतना पैदा हो गया, इसका इतना उत्पादन हो गया। बिल्कुल सही बात है, ये भी उत्पादन है। लेकिन चूंकि उत्पादन का मतलब केवल हमारी खेती की जो वस्तुएं हैं उनको उत्पादन करने से नहीं है। उत्पादन को इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या कहा जाता है? उपयोगिता का सर्जन। एक चीज तो हम किसी भी वस्तु में अगर किसी उपयोगिता का सर्जन कर देते हैं, उपयोगिता का सर्जन का मतलब किसी बेकार पड़ी वस्तु को हम उसको उपयोगी बना देते हैं, तो ये उपयोगी बनाना ही क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। या हम कहते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर दें। क्या कर दें? मूल्य वृद्धि कर दें। कोई वस्तु अगर 10 रुपए की है और हमने उसमें उसका रिफॉर्म करके, उसको मैन्युफैक्चर करके दोबारा से, और उसकी वैल्यू को बढ़ा करके 12 रुपए कर देते हैं, इसका मतलब हमने 2 रुपए का उत्पादन कर दिया, 2 रुपए का प्रोडक्शन कर दिया। मेरे हिसाब से उत्पादन आपको क्लियर हो गया होगा। किसी वस्तु या सेवा के अंदर उपयोगिता का सर्जन करना या मूल्य में वृद्धि करना ही क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। उसके बाद आते हैं साधन। किसके साधन? उत्पादन के साधन। किसके साधन? उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन कौन है? हम अगर चारों तरफ नजर फैलाते हैं और देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो भूमि है, जमीन है, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि किसानों के बच्चे हैं, तो भूमि उत्पादन का सबसे बड़ा साधन है। क्या? भूमि। भूमि क्या है? उत्पादन का सबसे बड़ा साधन है। उसके बाद में पूंजी। मैं मिटा देता हूं।
पूंजी के बाद में है श्रम, और सबसे लास्ट में है उद्यम। उत्पादन के 4 साधन माने गए हैं। पहला है भूमि, दूसरा है पूंजी, तीसरा है श्रम और चौथा है उद्यमी। उत्पादन के साधन मतलब उपयोगिता सृजन करने के साधन। उपयोगिता सृजन का मतलब किसी वस्तु के अंदर, सेवा के अंदर उसके मूल्य में वृद्धि करने के 4 साधन माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 4। पहला है भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। कैसे उपयोगिता का सृजन करते हैं? भूमि है, भूमि में हम किसी भी प्रकार का बीज अगर डाल देते हैं, चाहे बाजरा हो, सरसों हो, तो हम क्या देखते हैं कि थोड़े दिनों के बाद ही उन थोड़े से बीजों से बहुत सारी फसल उत्पन्न करके तैयार हो जाती है, यानी कि हमने फसल का उत्पादन किया वहां पर। उसके बाद पूंजी, केवल भूमि से ही हम किसी वस्तु का, किसी सेवा का उत्पादन नहीं कर सकते, उसके लिए पूंजी का होना भी आवश्यक है। आपने देखा होगा कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए, कोई भी फैक्ट्री लगाने के लिए हमें पूंजी की बहुत आवश्यकता होती है। बिना पूंजी के हम किसी भी इंडस्ट्री को स्टार्ट नहीं कर सकते। श्रम, आपके पास भूमि और पूंजी दोनों साधन है, लेकिन अगर आपके पास लेबर नहीं है, श्रम नहीं है, मजदूर नहीं है, तो काम नहीं हो पाएगा। श्रम भी क्या है? उत्पादन का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। और उसके बाद में उद्यमी, भूमि है, पूंजी है और श्रम है, लेकिन कोई व्यक्ति साहस करने को तैयार नहीं है, किसी उद्योग को शुरू करने वाला नहीं है, उद्यमिता करने वाला नहीं है, बिजनेस करने वाला नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप करने वाला नहीं है, तो उत्पादन नहीं हो पाएगा। इस प्रकार उत्पादन के भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी 4 साधन होते हैं। और उत्पादन के दौरान इनके द्वारा किए गए काम का, इनके द्वारा की गई सेवाओं के बदले इनको उचित पारितोषिक मिलता है। जैसे भूमि को क्या मिलता है? लगान मिलता है। पूंजी को क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। श्रम को क्या मिलता है? मजदूरी मिलती है। और उद्यमी को क्या मिलता है? लाभ मिलता है। इस प्रकार से आपने देखा कि उत्पादन के साधन एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था, जो इससे पहले मुझे विश्वास है कि आपको नहीं पता होगा, क्योंकि अभी आपके 10th क्लास ही। उसके बाद है निश्चित अवधि। क्या है? निश्चित अवधि। निश्चित अवधि का मतलब है कि एक फिक्स टाइम पीरियड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिक्स टाइम पीरियड होना चाहिए। और वो फिक्स टाइम पीरियड क्या है? 1 महीना, 6 महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष। लेकिन चूंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं। और राष्ट्रीय आय के अंदर निश्चित अवधि एक वित्त वर्ष से संबंधित होती है। वित्त वर्ष, 1 वर्ष, कितना समय? 1 वर्ष यानी 365 दिन। उन 1 वर्ष के दौरान, चूंकि वित्त वर्ष, और यहाँ पर हम पूरे अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो वित्त वर्ष है वो कब से कब तक होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम बात कर लें किसकी? निश्चित अवधि की। आपको समझ में आ गया होगा, निश्चित अवधि का मतलब यहाँ है 1 वर्ष से। किससे मतलब है? 1 वर्ष से। और 1 वर्ष को भी अगर अपन और शुद्ध करें तो एक वित्त वर्ष से मतलब है यहाँ पर। और ये वित्त वर्ष का जो समय होता है आपको अच्छे से पता है, भारत के अंदर 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च की जो समयावधि होती है उसको भारत में एक वित्त वर्ष कहा गया है। अभी मैंने थोड़ा ये मिटा दिया उसको लिखने में, तो मैं दोबारा से आपको बताता हूं। वित्त वर्ष के बाद में आएगा अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं। देखिए, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं से क्या अभिप्राय है? जब हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो हमने कहा और हमने बात भी की कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर हमें कृषि से संबंधित वस्तुएं मिलती है और द्वितीय क्षेत्र के अंदर हम उनका विनिर्माण करते हैं, पुनर्निर्माण करते हैं, और तृतीय क्षेत्र में सेवाएं होती है। इसी प्रकार से वस्तुएं भी प्राथमिक वस्तुएं होती है, मध्यवर्ती वस्तुएं होती है और अंतिम वस्तुएं होती है। वस्तुएं कितनी प्रकार की होती है? वस्तुएं सेवाएं 3 प्रकार की। प्राथमिक, दूसरी होती है मध्यवर्ती और तीसरी है अंतिम।
आप सोच रहे होंगे सर वस्तुएं भी 3 प्रकार की बता रहे। बिल्कुल, प्राथमिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्राथमिक चरण में ही उपभोग कर लिया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुएं होती है जो प्राथमिक वस्तुओं का यहाँ उपभोग न होकर के उनको किसी और रूप में बदल दिया जाता है, वो मध्यवर्ती वस्तुएं होती है। लेकिन मध्यवर्ती वस्तुओं का यहाँ पर उपभोग नहीं किया जाता। इन वस्तुओं को पुनः किसी रूप में बदल करके अंतिम वस्तुएं बना दी जाती है या आगे की तरफ और वस्तुएं बना दी जाती है। जैसे गेहूं की बात कर रहे थे, गेहूं और आटे की। मान लीजिए गेहूं, इसको मिटा दिया जाए क्योंकि इस पर डिस्कशन हो सका है, इसको अपन साफ कर देते हैं। देखिए 3 वस्तुएं लिखता हूं आपके सामने, गेहूं, दूसरा है आटा और तीसरा है ब्रेड। 3 वस्तुएं आप देख रहे हो, गेहूं, आटा और ब्रेड। गेहूं यह है प्राथमिक वस्तु। क्या है? प्राथमिक वस्तु। यदि इसका सीधे ही उपभोग कर लिया जाता है तो, अगर गेहूं का उपभोग नहीं करते हैं और उसका क्या बना दिया जाता है? आटा। क्या बना दिया जाता है? आटा। और आटे का उपभोग नहीं किया जाता है, इस आटे को आगे डाल दिया जाता है किसके लिए? ब्रेड बनाने के लिए। इस क्रम के अंदर 1, 2 और 3 चरण होने के बाद जो ये बीच में आप देख रहे हो आटा, मध्य में ये आटा रह जाएगी कौन सी वस्तु? मध्यवर्ती वस्तु। कौन सी वस्तु? और ये जो ब्रेड है ये क्या हो जाएगी? अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु। और ध्यान रहे, राष्ट्रीय आय की गणना में, राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को ही शामिल किया जाता है। सेवाएं जो कि मैं बता चुका हूं क्या होती है, जैसे डॉक्टर है, टीचर है आदि, इस प्रकार की जो सेवाएं हैं उनसे प्राप्त होने वाले हैं। आगे लिखा है मौद्रिक मूल्य। क्या लिखा हुआ है? मौद्रिक मूल्य। राष्ट्रीय आय में कोई भी वस्तु या सेवा है, उसका जो उत्पादन है उसके अमाउंट को शामिल नहीं किया जाता। उनकी संबंधित, उनसे उनको विक्रय करके उनकी जो उनसे प्राप्त होने वाला मौद्रिक मूल्य है उसको शामिल किया जाता है। इसको शामिल किया जाता है मौद्रिक मूल्य को। ध्यान रखना, मौद्रिक मूल्य को ही राष्ट्रीय आय के रूप में शामिल किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, जिसको आर्थिक अवधारणा भी लिखा है, लेकिन मूल रूप से इसमें राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं हम पढ़ रहे हैं, और नियोजन जो कि हम आने वाले अपने वीडियोज में पढ़ेंगे। आपने देखा हम राष्ट्रीय आय के सामान्य परिचय, स्थिति एवं प्रकृति, तुलना, सापेक्षिक योगदान, नीतियों का निर्माण आदि टॉपिकों को कवर करते हुए आज हमने राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन के बारे में, वो उत्पादन क्या है, उसके साधन क्या है, निश्चित अवधि क्या है, मौद्रिक मूल्य क्या है, अंतिम वस्तु सेवाएं क्या है, इसके बारे में आज हमने विस्तार में पढ़ा है। थैंक यू बच्चों, और मैं आपसे कहूँ कि इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें, ताकि इस हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक बच्चे तक हमारे वीडियोस पहुँचे और उनको जानकारी मिले। चूँकि इस समय कोरोना काल चल रहा है, इसमें क्लासेस ऑफलाइन नहीं चल पा रही है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो मैं चाहता हूँ